नमस्ते जी नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो कतई जहर हैं, आप बताइएगा। हम भी जहरीले हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बेहद खूबसूरत चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं हम। ठीक है। हाँ सर जी। सर ये जो अमेंडमेंट क्लास हो रही हैं इसमें अमेंडमेंट कवर है। जी हाँ, ये सारी क्लासेस आपकी एकदम लेटेस्ट हैं और ये फुली अमेंडेड रिवीजन क्लासेस आपकी हैं। ठीक। दूसरी अहम बात, मैं हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूं, जब हम बुक को देख देख कर पढ़ते पढ़ते ऐसे रिवीजन करते हैं ना कि भाई हमने अपनी ये सपोज करो बुक खोल ली और बुक में पढ़ते जा रहे ये करते जा रहे। भाई ईमानदारी से बताओ, इज इट रियली अ रिवीजन? ये धोखा है अपने साथ में। ये रिवीजन है ही नहीं। आपके दिमाग की बस ऊपरी परत पर ये चीज एक बार पिक्चर की तरह छपेंगी, उसके बाद नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन या 2 दिन 4 दिन बाद ये परत अपने आप हट जाएगी। अगर वाकई में धोखा नहीं देना है, ठीक से चीजों को रिवाइज करना है, तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे रिवीजन करना सीख लो। कम समय लगेगा और एकदम इफेक्टिव रिवीजन होगा। करवा रहा हूं, बीच में भी कमेंट दे सकते हैं आप अपने, और एट द एंड भी बता सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने दिमाग को यूज करना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बुक नहीं खोलने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई का। ठीक। और एक और अहम बात इस रिवीजन की, आप मुझसे आगे आगे चलेंगे और जहां पर भी आप अटक रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, उसे बिल्कुल मार्क करें, अलग से एक डायरी बना लें, कुछ भी बना लें। मान जाना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं चीजें बार बार रिपीट नहीं होती हैं। इस रिवीजन के समय अपनी वीकनेसेस देख लो। इस चैप्टर मुझे इन इन हेडिंग पर दिक्कत है, ये मुझे रिकॉल होने में दिक्कत थी, ये समझो मुझे कम आया है, उनको मार्क कर लीजिए और उनको किताब से पढ़ना है। आंखें आंखें खोल खोल कर तेल डालकर कि बेटा ऐसा क्या था इसमें जो तुझे रिकॉल नहीं हुआ था। और जो बिना किताब के आपने रिकॉल कर लिया वो आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, आपको कॉन्फिडेंस देगी। कैसे भला, आइए बात करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर है और आपका आर्टिकल ऐसे करना, रिवीजन रफ हैंड आपको यूज करना है, शॉर्ट हैंड के साथ रिवीजन करना है आपने। ठीक है। यस सर। सर आप डेली मिला करो। हाँ, मैं डेली आपके रिवीजन क्लास डेली आएंगी, प्रॉमिस डेली आएंगी। और यहां पर जैसे आप जानते हैं भारतीय संविधान का आपका आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए था, उसने बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई को जो डिटरमिन करने की पावर है वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही होनी चाहिए। इसलिए यहां पर जो भी आपके सेक्शंस यूज किए गए हैं वो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन इस्तेमाल किए जाए गए हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड में लिखूंगा बातों को मैं। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का रिवीजन करो ऐसे करना, बोलते रहना और लिखते रहना, हल्के हल्के हाथ से कीवर्ड्स को लिखना, कीवर्ड्स को गोला ना मारकर हाथ से लिख दो उस कीवर्ड को। ठीक। तो हमें पता है जीएसटी के अंदर हमने गुड्स और सर्विस क्या है ये देखा, सप्लाई भी देखा क्या है क्या नहीं है। अगर सप्लाई बनता है तो फिर बात आती है सप्लाई के नेचर की, कि उसका नेचर कैसा है, वो एक इंट्रा स्टेट है या फिर वो एक इंटर स्टेट है, इस बात की चर्चा होती है। इंट्रा है या फिर अपना ये इंटर है, ये पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आकर जो सप्लाई है उसका ओरिजिन क्या है और उस सप्लाई का डेस्टिनेशन क्या है। जो डेस्टिनेशन है उसी को बुला देते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ बीच में 2 सेक्शन काम करते हैं, सेक्शन नंबर 7वां और 8वां, 9वें को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आता है आईजीएसटी का नहीं बल्कि सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 2, जो बताएगा कि ओरिजिन क्या है। इसमें जो आपका सप्लायर है उसका बिजनेस प्लेस आ जाता है, उसका हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या फिर उसका विच इज़ मोर कनेक्टेड। और अगर ऐसा नहीं है तो उसका जो रेजिडेंशियल प्लेस है वो आ जाएगा जहाँ पर वो यूजुअली अपना रहता है। ये सीजीएसटी एक्ट का था। यहाँ पर बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए मेरा सेक्शन नंबर यहाँ काम करेगा। 10 आता है, 11 आता है, ये दोनों गुड्स के लिए हैं। सेक्शन 12 और 13 आता है, ये सर्विस के लिए हैं। अभी एक 14वां भी आता है, ओइडार की बात करके चलता है वो अपना। और एक 14A और लॉन्च किया गया है जो अपने लेटेस्ट है, ऑनलाइन मनी गेमिंग जिसे एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, उसके संबंध में ये है। ठीक। यस सर। तो जो अभी आपने रिकॉल यहाँ पे कर लिया ना भाई, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठो
और मुझसे आगे आगे भागने की कोशिश करो। प्लीज करके देखो, तो मैं रिवीजन करना सिखा दूंगा कि ऐसे होता है रिवीजन। ठीक सर, रियल रिवीजन यही है, बाकी सब छलावा है। तो यहां पर हमारी बात होती है। उसके बाद चलिए एक एक सेक्शन को डिकोड करते हैं, किसमें क्या लिखा हुआ है। जो मेरा सेक्शन नंबर 7 है उसमें ये लिखा है कि अगर ये मेरा ओरिजिन है और यहाँ पर आकर ये मेरा डेस्टिनेशन है, इन दोनों के बीच में अगर कोई बॉर्डर आ जाता है, दो स्टेट के बीच का बॉर्डर हो, ये दो यूटी के बीच का बॉर्डर हो, दो कंट्री के बीच का बॉर्डर हो, एक तरफ स्टेट एक तरफ यूटी हो, तो ट्रांजैक्शन को हम लोग इंटर स्टेट के नाम से बुलाते हैं। दूसरा, अगर मामला SEZ का फंस जाता, SEZ को दे रहे हो या ले रहे हो, तो भले ही सेम स्टेट के अंदर क्यों ना हो, फिर भी इसको हम इंटरस्टेट मान के चलते हैं। और अगर हम मान लीजिए कि टूरिस्ट को सप्लाई कर रहे हैं जो कि इस गुड्स को लेकर अपने इंडिया से बाहर जाएगा, तो इस सप्लाई को भी हम यहाँ पर इंटरस्टेट मानते हैं, भले ही ये एक्चुअल में सेम स्टेट में क्यों ना हो रही हो। सेक्शन नंबर 8 आता है, वो ये कहता है कि यहाँ आपका ओरिजिन है और इधर आपका ये डेस्टिनेशन है। यही रफ हैंड चलना चाहिए, आपका रफ हैंड चलना चाहिए कि आपके बोलने की गति के साथ ही पेन काम करे, है ना। तो ये ओरिजिन या डेस्टिनेशन है यहाँ पर आकर, और इन दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, सेम स्टेट या सेम यूटी के अंदर बात करके चल रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट बुला दिया जाता है। सेक्शन 9 जो है ना, वो आपको कुछ इंट्रा या इंटर की बात नहीं कर रहा, वो तो एक जो क्वेरी आ जाती है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कारोबार कर रहे हैं, अपना ऑयल रिस्क से दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्योंकि ये TWI है और इस पर किसी स्टेट या टेरिटरी के हिस्से में नहीं आता, तो हमें देखना होता है कि जो भी क्लोजेस्ट या नियरेस्ट स्टेट अपना आ रहा होगा तो वहाँ पे मान के चलेंगे। अगर ये महाराष्ट्र के करीब है तो दिस लोकेशन विल बी डीम्ड एज महाराष्ट्र, राइट। अच्छा, इसके आगे जो अपना ऑयल रिक्स होता है यहाँ पर आकर, जिसे हम डीम्ड इंडिया मानते हैं, वो तो खैर अदर टेरिटरी के रूप में, और अदर टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। तो इस ऑयल रिक्स का ओरिजिन डेस्टिनेशन shall be interpreted with closest union territory या closest state। ठीक, उसके बाद आते हैं अपने, हम यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमिन करने वाले जो सेक्शन है 10, 11, 12, 13, ये जो सेक्शन है इनकी चर्चा यहाँ पर आकर करते हैं। जो मेरा सेक्शन नंबर 10 आता है ये गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करता है। इसके अंदर 10(1)A आता है। सबसे पहले ये बोलता था कि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो वैसे वाले केस के अंदर जहाँ पर वो मूवमेंट टर्मिनेट होता है, डिलीवरी होती है जहाँ पर जाकर गुड्स की, उस प्लेस को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना देते हैं। ठीक, वेरी गुड, आगे आगे चलते रहेगा, प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। फिर आता है अपना 10(1)B करके, इसमें बोलते हैं कि अगर ऐसा हो, बिल टू शिप टू मॉडल हो, आपने बिल टू कर दिया है इसको और शिप टू किया है आपने किसी दूसरी पार्टी को, तो ऐसे में मैंने माना कि डिलीवरी तो यहाँ पर हो रही है लेकिन इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर माना जाएगा जिसको बिल टू आपने किया था। फिर आता है 10(1)C करके, आपका 10(1)C में बोलता है, क्या बोलता था, जहाँ पर गुड्स का मूवमेंट ना किया जा रहा हो उसमें क्या, जैसे सेल एंड लीज बैक का मसला होता है, ऐसे में गुड्स तो हिला ही नहीं अपनी लोकेशन से, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वहीं जहाँ पर गुड्स लोकेटेड था, लोकेशन ऑफ गुड्स पर ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। एक नया इंसर्ट हुआ है, मैंने कहा ना ये फुली अमेंडेड रिवीजन है, एक न्यूली पॉइंट इंसर्ट किया गया है 10(1)CA करके। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं कि ये आपका सप्लायर है, ये आपका रेसिपिएंट है, ये दिल्ली है और ये आपका यहाँ हरियाणा है, सप्लाई हो रही है B2C करके हो रही है, और मान लीजिए कीमत 1,000 रुपये की सप्लाई थी। तो ऐसे में अब तक यही मानते आ रहे थे कि भाई जैसे मान लो बिग बाज़ार में ये आता है, व्यक्ति हरियाणा का सामान खरीद कर ले जाता है, तो ऐसे में चूंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता जिससे प्रूफ किया जा सके कि ये गुड्स का डिलीवरी यहाँ है या यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें ई वे बिल बनेगा और ना ही ये B2B सप्लाई है जिसमें कि मतलब इनवॉइस जो यहाँ से कटेगा उसमें एड्रेस यहाँ पर आने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहले क्या करते थे, सप्लायर की लोकेशन पर ही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया करते थे। अब लेटेस्ट अमेंडमेंट ये बोलती है
कि जो रेसिपिएंट आदमी है ये अपने स्टेट का भला चाहने के लिए बोल सकता है कि भाई साहब मैं हरियाणा का हूं और इस पे आप हरियाणा का एड्रेस मेरा डालिए। वो बोलता है कि ठीक है, हरियाणा का एड्रेस यहाँ पर आ जाता है एज ए रेसिपिएंट, तो वो बताया है और वहाँ पर एड्रेस पड़ जाता है। तो ऐसे वाले केस के अंदर हम जो रेसिपिएंट की लोकेशन है उस पर प्लेस ऑफ सप्लाई मानकर चलेंगे। यानी पहले आपका आंसर सिर्फ इतना आया करता था, अब इससे पहले एक और चीज़ आ गई है कि रेसिपिएंट की लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा अगर वो कह के बता रहा है। क्या रे? कह के बता रहा कि ये डालो, दुकानदार को बता रहा है। और मैं भी कहता हूं अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, मान लीजिए आप कलकत्ता गए, आप यूपी के रहने वाले हैं, वहां से आपने मोबाइल फोन खरीदा है सपोज करो, तो आप क्या चाहोगे? इसमें से जो जीएसटी बनता है आधा क्या आपके योगी जी को नहीं मिलना चाहिए, आपकी सरकार को नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आपकी सरकार धनवान होगी तो आपके ऊपर डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अब बताइए कि भाई साहब ये आप इसकी बिलिंग यहाँ पे करो, ये मेरा एड्रेस है, ऐसे ऐसे करके, तो आप बताइए, तो वहां पर आपका इस हिसाब से डील कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई तो हाँ बोल दीजिएगा, लेटेस्ट अमेंडमेंट है। फिर आता है इसमें 10(1)(d) करके, इसमें बोलता था कि अगर कोई इंस्टॉलेशन या फिर असेंबली की हम लोग बात कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन या फिर असेंबली की यहाँ पर बात करी जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी इसका यहीं पर लिया जाएगा। फिर आता है 10(1)(e) करके अपना, इसमें बोलते हैं कि देखिए अगर कुछ ऐसा है यात्रा के दौरान कुछ एक गुड्स वगैरह की सप्लाई की जा रही है, जैसे चने, खट्टी मीठी गोलियां, चूहे मारने दवा, तो जहां से गुड्स ऑन बोर्ड लिए जा रहे हैं वहां पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दे चलते हैं हम लोग। सेक्शन नंबर 10 आपका यहां पर आकर खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे आता है आपका सेक्शन नंबर 11 करके, और सेक्शन नंबर 11 के अंदर हम लोग बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है तो वहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, ऐसे करके बोल देते हैं। और अगर इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है और गुड्स की हम लोग बात करके चल रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर आपका जा रहा होगा, जिस पर जीएसटी की फाइनली बात नहीं करी जाएगी। ठीक है, यस सर। आगे आता है इसमें आपका सेक्शन नंबर, कौन सा? सेक्शन नंबर 12 आपका आ जाता है। सेक्शन नंबर 12 सर्विस सेक्टर के बारे में आपसे बात करके चलता है। ठीक, गुड, वेरी गुड। इसमें कई सारे सब सेक्शंस आपके बने हुए हैं। पहले आता है सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1। इसमें कहता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है कि सेक्शन 12 कब लगेगा। कहते हैं कि जब सप्लायर भी टीटी का हो और रेसिपिएंट भी टीटी का हो, दोनों पार्टी टैक्सेबल टेरिटरी की होती हैं, तो सेक्शन 12 का सहारा लिया जाता है। सेक्शन नंबर 12 का 2 ये अपना एक रेजिडुअरी प्रोविजन है। हमारे वैसे इसमें जो थंब रूल काम करते हैं वो ये काम करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कोई किसी प्रकार का क्लू है कि नहीं है, कि देखो सर्विस वो कंज्यूम हो रही, सर्विस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए हमें देखने वाली बात पड़ जाती है। दूसरा, क्लू नहीं है तो ये चेक करो कि क्या सामने वाली पार्टी के लिए ट्रांजैक्शन B2B हुई है एंड क्या ITC मिल गया है रेसिपिएंट को। अगर ऐसा है तो ये रेवेन्यू न्यूट्रल ट्रांजैक्शन होती है। ऐसे में किसी को कुछ नहीं मिलता तो रेसिपिएंट की जो लोकेशन होती है वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई बना देते हैं। और जो आपकी B2C ट्रांजैक्शन है उसमें पहली पसंद रेसिपिएंट की लोकेशन अगर पता लग रही हो तो, और नहीं तो फिर सप्लायर की लोकेशन पे आ जाते हैं। ये कुछ थंब रूल हमारे यहाँ पर काम करते हैं। रेजिडुअरी प्रोविजन के अंदर यही बोलता है कि पहली पसंद रेसिपिएंट की लोकेशन देखो, अगर किसी कारण से पता लग पा रही है, हो सकता है B2B सप्लाई रही हो, है ना, या किसी अदर रीजन से आप ये एबल टू नो किया रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आप पता लगा पा रहे हैं तो लीजिए, अगर नहीं है तो फिर मजबूर होकर सप्लायर की लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। सेक्शन नंबर 12 का 3 अपना आ जाता है। ये बोलता है कि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड सर्विसेज होती हैं, लिंक्ड सर्विस होती हैं, उनके बारे में क्या है। बोलते हैं कि इसमें जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया जाएगा वो बनेगा जहां पर कि आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। दूसरा, अगर मान लीजिए मल्टीपल स्टेट में आप ये सर्विस दे रहे हो तो वैसे वाले केस के अंदर हम उसे प्रपोर्शनेट करके चलेंगे एक रीजनेबल रेशो के अंदर आकर। और तीसरी सिचुएशन यहाँ पर ये आती थी कि मान लेते हैं यहाँ पर ये मेरा इंडिया है, यहाँ पर ये USA है, यहाँ पर ये USA है,
और सप्लायर मेरा यहीं का है, रेसिपिएंट मेरा यहीं का है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया के बाहर बनाई जा रही है। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट बाहर पहुंच जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम प्लेस ऑफ सप्लाई को यहाँ से घसीट के रेसिपिएंट के चरणों में ला के डाल देंगे। रेसिपिएंट की लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमिन किया जाएगा। सेक्शन नंबर 12 का 4 अपना निकल के आता है, और इसमें ये बोलता है क्या भला कि जो अपनी कुछ इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज आपकी होती हैं उनका सीन क्या रहेगा। जैसे कि जिम जा रहे हो, रेस्टोरेंट की सर्विस हो गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गई हैं, वो वाली सर्विसेज हैं। तो इनके केस में बोलते हैं इनका आईटीसी वगैरह रेसिपिएंट को मिलता नहीं है, तो इसलिए एक ही पोजीशन बन पाती है, B2C टाइप ट्रांजैक्शन यहाँ पर अपनी बन पाती हैं। ठीक है, तो जब क्योंकि आईटीसी जहां सामने वाले को मिल पा रहा होगा तभी मैं B2B वाली बात का नंबर लिखूंगा, वरना सिंपल एक चीज लिख दूंगा कहाँ कि भाई जहां पर ये परफॉर्म की जा रही है, परफॉर्मेंस जो प्लेस होगा वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन नंबर 12 का 5 करके आता है अपना। 12 के 5 के अंदर हमारे कुछ एक जो ट्रेनिंग वगैरह की सर्विस होती हैं उनकी बात करके चलते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन B2B है और इसमें क्या होता है आईटीसी सामने वाले को मिल जाता है, तो रेसिपिएंट की लोकेशन हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। और अगर ट्रांजैक्शन मेरी B2C हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आईटीसी का जिक्र करना होगा, रियल इनकम बनेगी, तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस प्लेस होता है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। ठीक ठीक चल रहा रिवीजन? यस सर। उसके बाद में सेक्शन नंबर 12 का 6 और 7 हमारे इकट्ठे निकल कर आते हैं। इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर आपकी ये कोई इवेंट हो रही है, ये इवेंट की 2 साइड होती हैं एक आगे है और एक पीछे है, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड होती है। जो हमारी फ्रंट साइड होती है उसमें जैसे इवेंट है तो उसका टिकट वगैरह बेचा जाता है, तो उसका आईटीसी सामने वाले को कभी नहीं दिया जाता है। तो ऐसे वाले केस के अंदर आकर सिर्फ एक ही बात करेंगे, जहाँ पर ये इवेंट आपकी परफॉर्म की जा रही है वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। ठीक है जी। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आकर बैक साइड पर आकर, इसमें जो इवेंट आपकी जैसे मैनेजमेंट की सर्विस हो गई, ये इवेंट रिलेटेड सर्विसेज की यहाँ पर बात करी जाती है, जिसमें 2 बातें हो सकती हैं। अगर B2B है, आईटीसी मिल ही जाना है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाएगी, और अगर ये B2C में आपका आता है तो ऑब्वियस सी बात है आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जो भी आपका परफॉर्मेंस प्लेस है यानी कि जो इवेंट की लोकेशन यहाँ निकल के आ रही है वही लोकेशन आकर, यहाँ भी लिख सकते हैं इवेंट की लोकेशन, जो भी इवेंट की लोकेशन है वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दी जाती है। यानी आगे पीछे की कोई भी सर्विस हो इवेंट की लोकेशन आनी ही आएंगी, लेकिन अगर पिछले वाली सर्विस पर B2B हो गई है तो वहाँ पर रेसिपिएंट की लोकेशन को ध्यान में हमें रखना होता है। ठीक, अच्छा जी, वेरी गुड कृतिका, बहुत शानदार बच्चा। सर अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है कि मोर देन 1 इवेंट अगर हो रही होती हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रपोर्शनेट करके चलते हैं। बुक सिर्फ वहाँ देखना जहाँ आप गलती कर रहे हो, और उसे आपने नोट भी करना है अलग से। ये आपका असली रिवीजन होगा, बाकी सब धोखाधड़ी है, बिलीव मी। ठीक है जी, ये आपका यहां पर ऐसे करके बन जाएगा। एंड उसके बाद में अगर ये सेम जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में था, ऐसा यहां पर भी होता है कि ये मेरा इंडिया है, जो मेरा सप्लायर भी टीटी का है, मेरा रेसिपिएंट भी टीटी का ही है, और इवेंट हो रही है कनाडा के अंदर जाकर, तो ऐसे वाले मामले के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है बाय डिफ़ॉल्ट बाहर पहुंच जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसे घसीट कर रेसिपिएंट के चरणों में ला के डाल देंगे, रेसिपिएंट की लोकेशन पर इसे माना जाएगा। 12/6 12/7 हो गई। अब आता है आपका 12/8 करके आता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करी जाती है। अब बच्चा कह सकता है कि सर मुझे बाकी कंटेंट तो पता पर ये हेडिंग नहीं पता होती कि किसमें क्या लिखा हुआ। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो तुम अपनी किताब को साइड में रखो और सिर्फ हेडिंग देख लेना कि अगला हेडिंग कौन सा आ रहा है। हेडिंग देखकर कंटेंट खुद से लिखना, खुद से तैयारी करना, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे सब हेडिंग करके याद हो। हेडिंग तो आप देख सकते हैं, लेकिन हेडिंग का कंटेंट क्या है वो आपको खुद लिखना होगा। तो जैसे ये देख लिया, मानो हेडिंग आपने कि आपको नहीं पता था, आपने देख लिया 12/8 में क्या है ऊपर वाला हेडिंग। अब इसके अंदर क्या है, अगर मेरी सप्लाई B2B है, आईटीसी यहाँ पर मिल ही जाना होता है, तो ऐसे वाले केस में रेसिपिएंट की लोकेशन मेरी आ जाती है। और अगर सप्लाई B2C करी जा रही है तो जो यहाँ से ट्रक के द्वारा लोडिंग पॉइंट होता है या जो उसका पिकअप पॉइंट होता है उसे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई बना देते हैं। फिर बात करते हैं 12 के 9 को लेकर। 12 के 9 में ये आता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करते हैं। उसमें अगर B2B है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आ जानी है, और अगर ये B2C होता है तो
पैसेंजर बोर्ड होते हैं, गुड्स लोड होता है। तो यहाँ पर इनका जो बोर्डिंग प्लेस होता है मालिक, वो इधर लाके रखवा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि जर्नी हमारी कहाँ से स्टार्ट होनी है, एम्बार्केशन पॉइंट उसका क्या होता है। कोई कॉन्टेस्ट वगैरह जीता है, उसमें टिकट टू स्विट्जरलैंड हमको मिल गया, पर ये नहीं पता कि हमारी जहाज की यात्रा शुरू कहाँ से होगी। अगर ऐसा है तो फिर हमें क्या करना होगा, तो उसमें हम वेट करते हैं। वेट क्या करेंगे, ये सेक्शन तो लग ही नहीं पाएगा, 12(9) इसमें लग नहीं पाता है, तो हमारे मजबूरी में जाकर 12(2) रेजुलेटरी सेक्शन ही अपनाना पड़ेगा, जहाँ पर पहली पसंद रेसिपिएंट की लोकेशन, और अगर नहीं पता है तो सप्लायर की लोकेशन पे बात करी जाती है। फिर आता है आपका 12(10). ये 12(10) के अंदर जब हम आ जाते हैं मालिक, तो उसमें बात करी जाती है जो आपकी ऑनबोर्ड सर्विसेज होती हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर हम करके चलते हैं। ऑनबोर्ड सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई तभी ढूंढा जाएगा वैन जब ये सर्विस अलग से स्पेसिफिक चार्ज देकर आप इन्हें ले रहे हो। अगर मान लीजिए ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के साथ बंडल बना कर दी गई है, तो वहां क्लासिफिकेशन आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हो जाएगा, फिर 12(10) लगेगा नहीं। ये तभी लगेगा जब अलग से स्पेसिफिक चार्ज पर दी जा रही हो। और ऐसे केस के अंदर जो ऑनबोर्ड आपकी सर्विसेज है, उसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा सर, उसमें आएगा फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट। जो भी फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट है जहां से ऑफ कन्वेंस, पैसेंजर का नहीं, जो कन्वेंस का है, जो खाना वाना आपको मिलता है, तो जहां से कन्वेंस चला था वहां पर आ जाएगा। फिर आता है इसमें आपका 12(11) यहां निकलकर मालिक आ जाता है। उसके अंदर हमें कुछ एक स्पेसिफाइड सर्विसेज की बात अपनी करके चलते हैं। स्पेसिफाइड सर्विस के अंदर आ जाता है आपकी बैंकिंग सर्विस आ जाती है, आपकी फाइनेंशियल सर्विस आ जाती है, स्टॉक ब्रोकर की सर्विस यहाँ पर अपनी आ जाती है। तो इसमें देखा जाएगा कि भाई अगर ये B2B है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाएगी, और अगर B2C है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हमारी मजबूरी फंस जाती है। यहाँ पर हमें अगर सब रेसिपिएंट की लोकेशन पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो सप्लायर की लोकेशन ये अपनी आ जाती है। फिर 12 के 12 में हम लोग एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर कि हमसे लाइक नहीं 12 का सॉरी 12 का 11 नहीं 12 का 12 में ये था, 12-11 में कुछ और था, 12 का 12 ये था, और 12 के 11 में ये था, 12 के 11 में टेलीकम्युनिकेशन था। सॉरी, जो टेलीकम्युनिकेशन की हम लोग बात करके चलते हैं, उसमें देखते हैं कि जो हम ले रहे हैं सर्विसेज, इसमें क्या कोई फिक्स डिवाइस इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर हाँ, तो जो डिवाइस की लोकेशन अपनी आ रही होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर फिक्स डिवाइस इन्वॉल्व नहीं है, कोई पोर्टेबल डिवाइस आपकी इन्वॉल्व है, तो उसमें देखिए जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, वाईफाई का राउटर हो गया, तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि उसमें आपका वो कनेक्शन कैसा है, पोस्ट पेड है या कनेक्शन प्रीपेड है। अगर पोस्ट पेड है तो उसका बिलिंग एड्रेस वहाँ पर आ जाता है, और अगर प्रीपेड है तो उसमें देखिए मैनुअल रिचार्ज है कि ऑनलाइन है। अगर मैनुअल है तो जहाँ आपने रिचार्ज कराया है, जो लोकेशन वहाँ पर बनती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी, जहाँ पर वो वेंडर था, सेलर था रिचार्ज वाउचर का। और अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो रेसिपिएंट की लोकेशन पर हम लोग इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल देते हैं। साथ में मल्टीपल लोकेशन पर अगर ये दी जा रही है तो उसे निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ प्रपोर्शनेट भी अपना करके चलते हैं। ये 12 का 11 था। 12 का 12 मैंने आपको बता दिया स्पेसिफाइड बैंकिंग टाइप सर्विस जो थी उनके केस में क्या होगा। फिर आता है इधर आपका 12 का 13 निकल के आता है, जिसमें हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर की बात करके चलते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर ये B2B है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी, B2C है तब भी इंश्योरेंस कंपनी को रेसिपिएंट की सारी डिटेल पता होती है, यहाँ तक कि ये भी पता होता है कि ये मरेगा कब, उस हिसाब से प्रीमियम सेट किया जाता है, तो वहाँ पर भी रेसिपिएंट की लोकेशन ही अपनी आ जाती है। फिर आता है आपका 12 का 14 करके, और वहाँ पर आकर हम देखते हैं कि कुछ एक अपनी जो एडवर्टीजमेंट वाली सर्विसेज होती हैं ना, उनकी अब से बात करी जाती है। गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स अपने होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर मालिक करी जाती है। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट ना मल्टीपल स्टेट्स के अंदर होते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आता है कि इसको हम किस रेशो में डिवाइड करके चले, ये हमारे सामने यहाँ पर चैलेंज आ जाता है। क्योंकि इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर, जहाँ जहाँ पर आपका ऐड हुआ है रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई आता है, लेकिन उसको एलोकेट कैसे किया जाए। तो यहीं से बात निकल के आती है कि देखिए अगर न्यूज़पेपर के अंदर आपका ये ऐड जा रहा है तो वहाँ देखो
ईच स्टेट के अंदर वो वहाँ पर आपने देखे होंगे कि उस न्यूज़पेपर के रीडर कितने हैं उसके आधार पर देखा जाएगा, हर एक स्टेट में उस रेशो के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। एंड उसके बाद मान लीजिए एफएम पे ऐड चल रहा है तो उसके लिसनर्स कितने हैं किस स्टेट में, उसके आधार पर। अगर टीवी पर चल रहा है तो उसकी टीआरपी जो देखने वाले हैं व्यूवर हैं वो व्यूवरशिप क्या निकल के आ रही है हर स्टेट के अंदर वो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए सिनेमा हॉल के अंदर ऐड कराया जा रहा है तो वहाँ पर स्क्रीन कितनी चल रही हैं ईच स्टेट के अंदर, वहाँ से रेशो निकालेंगे। अगर रेल पर ऐड है या टिकट पर ऐड है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा किसके लिए है। आंसर तो पता है, एक का आएगा नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन और एक का आएगा यहाँ पर अपना ट्रैक लेंथ। तो आपको ये देखना है एक में ट्रैक लेंथ आना है, एक में रेलवे स्टेशन आना है, तो कौन सा किसके लिए है। रेलगाड़ी का ज़्यादा गहरा कनेक्शन किसके साथ में है, ट्रैक के साथ में है, पटरी के साथ में है या रेलवे स्टेशन से है। ज़्यादा क्लोज कनेक्शन जो चिपक के चलती है जिसके साथ में वो ट्रैक के साथ में है। तो जो ट्रैक लेंथ है ईच स्टेट में कितनी फॉल कर रही है उसके हिसाब से हम बात करके चलेंगे, वहाँ से रेशो निकालेंगे। और जो टिकट है उसका जन्म होता है रेलवे स्टेशन पर, तो इसमें देखेंगे ईच स्टेट के अंदर कितने आपके रेलवे स्टेशन फॉल कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर बात करी जाती है। अगर मान लेते हैं जो गैस का कनेक्शन होता है जो पर्ची वहाँ पर मिलती है उसके ऊपर ऐड आ रहा है तो ईच स्टेट के अंदर कंज्यूमर की संख्या क्या आ रही है। अगर होर्डिंग वगैरह के थ्रू ऐड कराया जा रहा है तो ईच स्टेट के अंदर कितने होर्डिंग्स आपके लगवाए जा रहे हैं। और कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम उसे इक्वली वहाँ पर बांट कर चलते हैं। जैसे मान लीजिए 3 इवेंट अपनी हो रही थी, ये नहीं बता रखा साइज क्या था कैसे था, कोई और डेटा नहीं दे रखा, तो उसको इक्वली वहाँ पर हम ट्रीट करके चलते हैं। इंटरनेट के जरिए अगर एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो ऐसे माना जाएगा कि जैसे ये ऑल इंडिया में इक्वली अपना किया जा रहा है और उस हिसाब से स्टेट के बीच में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। ये हो गया जी अपना, यहाँ पर आकर सेक्शन नंबर जो 12 है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सेक्शन 12 के बाद अब आता है सेक्शन नंबर 13, और जो आपका सेक्शन नंबर 13 है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 12 को अगर ट्रिम कर दिया जाए तो सेक्शन 13 अपना निकल के आता है। ये लगभग सेक्शन 12 के जैसा ही है, बस इसमें B2B जैसी बात नहीं करी जाएगी, ऐसे करके है। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा लगता कब है ये लगता तब है अगर यहाँ आपका TT है, इधर साइड में एंटिटी है, जब दोनों पार्टीज टैक्सेबल टेरिटरी में हो, या फिर ऐसा हो कि एक पार्टी यहाँ है और एक पार्टी यहाँ है। मतलब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है कि कम से कम एटलीस्ट वन पार्टी मस्ट बी आउटसाइड इंडिया, तो आपका सेक्शन नंबर जो 13 है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ आपको लिए चलता हूँ और बुक में हम सिर्फ ना हेडिंग देखेंगे, कंटेंट खुद से रिकॉल करेंगे। हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं और इधर आ जाते हैं सेक्शन 13 के अंदर आकर, तब लगेगा जब एनी वन और बोथ द पार्टीज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। रेजुडरी प्रोविजन यहाँ पर 13 में क्या है, वही पहली पसंद रेसिपिएंट की लोकेशन, ना बने तो सप्लायर की लोकेशन आ जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड में वही जहाँ पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड हो या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। मैंने कहा ना कि ये 12 में से ही निकाला हुआ सेक्शन है 13। परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर गुड्स संबंधी और आपकी जो इंडिविजुअल संबंधी सर्विसेज होती हैं उनकी बात करते हैं। इंडिविजुअल संबंधी में ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वो सर्विसेज जिसको एक इंडिविजुअल ही ले सकता है, एक्चुअल रेसिपिएंट मस्ट बी एन इंडिविजुअल, एंड जिसमें इंडिविजुअल की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है विद द सप्लायर्स, है ना। ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गई, फेस टू फेस क्लासेस हो गई, है ना, जिम्नास्टिक की सर्विसेज हो गई, लाइक दैट। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं उनमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लेस है वहाँ पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाता है, ठीक। एंड ऐसे ही ये गुड्स के संबंध में है कि जहाँ पर रेसिपिएंट जो होता है अपना गुड्स सप्लायर के हवाले करता है फिजिकली या वर्चुअली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो ऐसे में भी जैसे जॉब वर्क की वगैरह की सर्विस अपनी हो गई, ऐसे में भी प्लेस ऑफ सप्लाई वही लिया जाएगा जहाँ पर सर्विस एक्चुअल में परफॉर्म करी गई है। लेकिन अगर मान लीजिए गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, यहाँ पर कुछ रिपेयरिंग वगैरह होती है और विदाउट पुट टू यूज़, और अगर पुट टू यूज़ हुआ भी है तो जस्ट फॉर टेस्टिंग टूस्टिंग हुआ है, ठीक, मतलब इंडिया में उसका यूज़ नहीं हुआ और वो बाहर चला जाता है, ऐसे में इसका जो वाकई में एन्जॉयमेंट प्लेस है सर्विस का वो इंडिया के बाहर चला जाएगा और यहाँ पर एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वाला क्लॉज लागू नहीं होगा,
बल्कि 12(2) के मुताबिक इसे हम हैंडल करके चलेंगे रेज्यूडर के मुताबिक, जहां पर पहली पसंद में रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाती है, यानी कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर मूव कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आया था, रिपेयरिंग वगैरह जो भी हुई है और पुट टू यूज इंडिया में ही हो रहा है, तो फिर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई परफॉर्मेंस प्लेस पर ही निकल कर आएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो हमारी परफॉर्मेंस की बात यहां पर आकर हो जाती है। इवेंट लिंक्ड के बारे में, लोकेशन ऑफ इवेंट ही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। मल्टीपल लोकेशन इंटरनेशनली, अगर ऐसा होता है कि ये अपना टीटी है और यहां अपना ये एनटीटी है, मल्टीपल लोकेशन पर सर्विस दी जा रही हो और उनमें से एटलीस्ट वन लोकेशन, कम से कम एक लोकेशन इंडिया के अंदर भी आ रही है, जैसे मान लीजिए यहां दी गई, यहां दी गई, यहां दी गई, पर एक पॉइंट यहां भी आ रहा हो, तो ऐसे में जो 100% सर्विस है दैट मस्ट बी डीम्ड टू हैव बीन परफॉर्म्ड इन इंडिया, पूरी पे इंडिया में टैक्स लगा दिया जाएगा। 99% यहां थी, 1% यहां थी, 100% इंडिया में मानी जाएगी। और मान लीजिए जो 1% था, इसमें सपोज करो 0.3% यूपी में थी, 0.3% एमपी में थी और बाकी 0.4% ये महाराष्ट्र में थी। तो इस पूरी सर्विस को हम इसी रेशो में तीनों में बांट देंगे। इसका जो रेवेन्यू बनेगा यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और अपना महाराष्ट्र, यानी कि 30% यहाँ आएगा, 30% यहाँ आ जाएगा एंड 40% इधर साइड में चला जाएगा। मतलब जब बंटवारा अपनों के बीच में होता है तो वहाँ पर हम बिल्कुल अनबायस्ड रहते हैं, लेकिन जब फैसला यहाँ इंटरनेशनल किया जा रहा हो कि उनका कि हमारा, तो यहाँ पर हम बायस्ड हो जाते हैं और छीन कर अपना अधिकार ले आते हैं। ऐसी वाली बात आपकी यहाँ पर बोली गई है। और उसके बाद में आता है अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात करते हैं। जो बोर्डिंग प्लेस है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑन बोर्ड सर्विसेज में सेम प्रोविजन, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेंस। टेलीकम्युनिकेशन जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। स्पेसिफाइड सर्विसेज में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरमीडियरी की सर्विसेज। दूसरा, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस वगैरह, ट्रक, कार या चट। लेकिन किस किस को हटा रखा है, वेसल और एयरक्राफ्ट जो होते हैं इनको 13(2) के मुताबिक ही हैंडल किया जाएगा। और ये इन्होंने जो हायरिंग वगैरह की है शॉर्ट टर्म के लिए की है अप टू 1 मंथ। तो ये हायरिंग हो या इंटरमीडियरी की यहाँ पे सर्विस रही हो या बैंकिंग कंपनी की सर्विस रही हो, इसमें जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो सप्लायर की लोकेशन पर बना दिया जाएगा। इसको स्पेशली यहाँ इसलिए लिखा गया है कि अगर स्पेशली लिखा ना होता तो रेज्यूडरी प्रोविजन इसे कैप्चर करता और वहाँ पर रेसिपिएंट की लोकेशन पहली पसंद इसकी आ जाती। तो ये चाहते थे कि इसकी पहली पसंद यहाँ पर सप्लायर की लोकेशन बने, जिससे कि सरकार को जीएसटी ज़्यादा मिलता है ऐसा करने से इन सर्विसेज के अंदर आकर। इंश्योरेंस की सर्विस जैसा कोई प्रोविजन नहीं है, एडवर्टीजमेंट जैसा कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। ओइडार के संबंध में अगर वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो इसमें बोलेंगे जो रेसिपिएंट की लोकेशन है वहाँ पर आकर इसको माना जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पबजी टबजी टाइप गेम खेल रहा है, रोब्लॉक्स खेल रहा है, मैं ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑनलाइन अगर हम गेम की ही बात करके चलते हैं उसमें 2 प्रकार के कैटेगरी बन गई। एक बन गई ऑनलाइन मनी गेमिंग, है ना, ऑनलाइन मनी गेमिंग है, और एक अदर्स है, अदर्स हैं। अदर्स मतलब रोब्लॉक्स हो गया अपना। रोब्लॉक्स में क्या है, जैसे मेरा बच्चा कह रहा है पापा 900 रुपये की रोब्लॉक्स चाहिए, कुछ मुझे उसकी फंक्शंस एक्टिवेट कराने हैं, ठीक, तो वहाँ इंडियंस बस पैसा देते ही देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पैसा बेट के तौर पे लगाया जाता है और जीतने की संभावनाएं होती हैं। इसका मॉडल डिफरेंट है। तो ये जो आपका है ऑनलाइन गेमिंग अदर्स वाला, इसको सर्विस की तरह हम ट्रीट करके चलते हैं, जबकि ये जो इसमें कंटिजेंसी इन्वॉल्व होती है एक्शनेबल क्लेम के बोलते हुए इसे हम गुड्स के रूप में लेके चलते हैं। तो जो आपका ओइडार वाला प्रोविजन है वो भाई साहब एक ओइडार एक प्रकार की सर्विस है, ध्यान दीजिएगा। ये इस कैटेगरी में यहाँ पर आती है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। तो ओइडार का हिस्सा है आपके ये ऑनलाइन गेम्स, बट अदर देन मनी गेमिंग ये ओइडार में नहीं आता है, ठीक, यस सर, लेटेस्ट अमेंडमेंट। एंड उसके बाद फिर हमारे ये इनकी बात हमारी हो ही गई है। एंड उसके बाद में ये छुटपुट सर्कुलर, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सर्कुलर भी मेरा हो गया। एंड उसके रुको, नहीं सर्कुलर कौन सा हो गया अभी, कहाँ, तो अब इतना होने की सेक्शन 13 के बाद में अब हम चर्चा करते हैं इसमें आके अपने सेक्शन नंबर 14 की, ओइडार की बात करते हैं। तो ओइडार के अंदर यही तो किया जाता है कि भाई हम ऐसे करते हैं कि इंडिया के बाहर से इंडिया में
10 साल का बच्चा है एक, और वो रोब्लॉक्स खेल रहा है और खेलने के लिए यहाँ से वो पैसे दे के चल रहा है, इंडिया के भारी अमाउंट जा रहा है। सरकार इस पर जीएसटी लगाने की बात कर रही है। लाखों करोड़ों बच्चे इस प्रकार से पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है सप्लायर बाहर का है, वो यहाँ का है। ठीक, तो इसमें प्रोविजंस अलग अलग जगहों पर अमेंड किए गए हैं, आप पहले से जानते हैं। हाँ, अगर पार्टी इधर रजिस्टर्ड होती फिर तो दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। लेकिन जब यहां पर एक अनरजिस्टर्ड बच्चा होता है या ये कहूं कि अनरजिस्टर्ड आदमी है, यहां तक कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिनका टीडीएस डिडक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन है, इस पर्पस के लिए उसे भी अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि अगर ओइडार की सर्विसेज टेकन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैविंग ओनली टीडीएस रजिस्ट्रेशन, तो वैसे में भी ये प्रोविजन काम करेगा, इस सप्लायर को ही जीएसटी का पेमेंट इंडिया में आके करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कल्चर है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार गाना गाती है कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो आपकी सर्विस को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसे की तैसे तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट कर देंगे, ऐसे बोला गया है। ठीक, मैंने माना कि नॉर्मली पर्सनल पर्पस के लिए ली हुई जो सर्विसेज होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट ओइडार सर्विसेज, ये उसका एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पर ये होता है कि हमें हर हाल में जीएसटी मतलब चाहिए भी, अब जो मर्जी हो जाए। तो सेक्शन 14 में यही बताया गया कि इनको यहाँ आना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी भरना है। एक और बात बोली गई है सेक्शन 14 के अंदर आकर कि ये सप्लायर है, ये अमेजन है और यहाँ कोई एबीसी लिमिटेड है, और ये ऐसे करके यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये इंटरमीडियरी है। तो इनमें से कौन सी इंडिया के अंदर आएगी? तो जिसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेमेंट किसको जा रहा है, बिलिंग कौन कर रही है, प्रोसेस किसकी हो रही है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सेट ऑफ कर रहा है, तो जो ये सारी चीजें करके चल रहे हैं, जिसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इंडिया में बुलाया जाता है और वो यहां पर आकर जीएसटी का पेमेंट करके चलती है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 14। अब कुछ हमारे पास सर्कुलर्स हैं और एक नया सेक्शन है, सेक्शन 14A करके है। चले मेरे बुरा, अब आगे यहां आपके लिए आता है एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, न्यू सेक्शन आपके लिए आया है यहां पर, और वो न्यू सेक्शन है सेक्शन नंबर 14 कैपिटल ए करके। आप कह रहे थे ना कि अमेंडमेंट कवर है कि नहीं, बिल्कुल कवर्ड है, बिल्कुल कवर्ड है। ये सेक्शन आपका यहां पर आया है और इसमें हम आपको बताएं क्या लिखा है। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है, जैसे जूपी लूडो करके है आपका, ठीक है, तो बताना फटाफट से क्या था ये सर। इसको हम लोग एक्शनेबल क्लेम के रूप में देखकर चलते हैं, क्योंकि उसमें कंटिजेंसी होती है जीतने की। एक्शनेबल क्लेम को हम लोग गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं और इसे गुड्स मानकर इस पर जीएसटी अपना लगाया जाता है। ठीक, अब यहां पर आकर अगर सिचुएशन ऐसी है कि मान लेते हैं जो सप्लायर है वो बाहर का है और यहां पर ये बच्चा गेम खेल रहा है, जो भी अपना, ठीक है, ये बच्चा बड़ा हो, यानी B2C ट्रांजैक्शन अपनी यहां पर करी जा रही है तो ऐसे वाले केस के अंदर ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? गलती मत कर देना, ये गुड्स माना गया है इसको। ये ऐसे मानो जैसे कि एक्चुअल में तो वो लड़का है बट उसे साड़ी पहना रखी है, ठीक है, तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। दरअसल प्राइमा फेसी दिखता तो लड़की जैसा है पर है ये लड़का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को नॉर्मली कस्टम वाले हैंडल करते हैं, पर ये यहाँ पर कस्टम वाले इसे हैंडल नहीं करके चलेंगे, बल्कि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ही हैंडल करेंगे, बिकॉज इसका यहाँ पर कोई किसी प्रकार का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इंपोर्टर लाइबल टू पे जीएसटी एट कस्टम डिपार्टमेंट। तो प्रॉब्लम वही आती है जब कस्टम पे कलेक्शन नहीं है, जीएसटी डिपार्टमेंट ही इसे ये कलेक्ट करेगा, तो किससे कलेक्ट करके चलेगा? क्या रेसिपिएंट? नॉर्मली भाई सप्लायर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और जब सप्लायर पे कंट्रोल नहीं होता तो हम रेसिपिएंट की गर्दन को दबोचते हैं। लेकिन क्या रेसिपिएंट की गर्दन दबोचने लायक है? क्या उसकी गर्दन आपके हाथ में आ सकती है? करोड़ों इंडियंस यहाँ पर खेल रहे हैं, किस किस की गर्दन दबाओगे? तो ऐसे में आके बोला गया, एक अलग से सेक्शन बनाया गया और उसमें लिखा गया, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा,
वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, ऐसे उसमें बोल दिया जाता है। और यहां बोल के बोला कि भाई ये सप्लायर है जो विदेश में बैठा हुआ है, आजा मेरे राजा, तू आजा यहां पर आकर, आजा, बहुत दुखी नहीं करेंगे, बस आपको इधर आकर इंडिया में जीएसटी का पेमेंट करना है। हमारे यहाँ वैसे कल्चर ये है, रिवाज ये है कि हर स्टेट या यूटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होता है, पर हम आपको सिर्फ सिंगल रजिस्ट्रेशन दिलवाएंगे ऑल इंडिया बेसिस पर, ताकि वैसे करके आप नहीं आ सकते हो, आप किसी एजेंट को भेज देना, हमें बस आपसे पैसे चाहिए। और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपका सारा राजपाट खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जैसे पुराने समय में चेतावनी मिलती थी कि हे राजन, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका राजपाट नष्ट हो जाएगा। जी, हम भी वही कह रहे हैं, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, टैक्स भरने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए, सारे आप फॉर्मेलिटीज आपने नहीं की, तो हम आपका जो ऐप है उसे ब्लॉक कर देंगे। ऐप ब्लॉक करने का मतलब ही राजपाट नष्ट करना है इंडिया के अंदर आकर। पहले राजपाट था, अब ऐप ब्लॉक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर इसको आकर हम बंद कर देंगे। यही ऐड किया गया है आपका सेक्शन नंबर 14 कैपिटल ए करके। इसके बाद एक और सर्कुलर यहां पर आपके लिए डाला गया है, नया सर्कुलर है। उस सर्कुलर के अंदर क्या बोला जाता है वो हम आपको बता दें। देखिए, यहां पर एक है, सपोज करो अपनी ये एड एजेंसी है, और मैंने एड एजेंसी से यहां पर बात करी और कहा कि भाई जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, तो मैं चाहता हूं कि पुणे के अंदर मेरा प्रेस्टीज पॉइंट एक बड़ा सा होर्डिंग लगवाऊं अपना, मैं, है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस पर बड़ा सा होर्डिंग लगवाता हूं। तो मेरी कंपनी आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पुणे की एक एड एजेंसी से मैंने बात करी। एड एजेंसी ने संपर्क किया जहाँ पर मुझे वो लगवाना था, तो उनसे संपर्क किया। अब यहाँ पर डील दो प्रकार की करी जा सकती है। सिचुएशन नंबर एक ये हो सकती है, सिचुएशन नंबर एक ये हो सकती है इसमें आकर कि इस एड एजेंसी ने वो जो प्लेस था इस बंदे का, हो सकता है घर की छत का कोई हिस्सा आ रहा हो, इसकी दीवार आ रही हो सकता है, या जमीन का छोटा सा टुकड़ा आ रहा हो जहां पर वो होर्डिंग वोर्डिंग सारा सेट करना है। तो एड एजेंसी ने हो सकता है कि वो स्पेस यहां से खरीद लिया, यानी कि स्पेस को सेल कर दिया, स्पेस को उसको दीवार की साइड को ही सेल कर दिया, ठीक है, या इसका अपना पेड़ लगा हुआ था, पेड़ के ऊपर लगाना था तो वहां उस पेड़ को सेल कर दिया, ऐसे करके। तो यहां पर आकर ये स्पेस को सेल कर देना या फिर लीज पर लिया है, आप मुझे बताइए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। एक वेंडर है जो मालिकाना हक था, जहां पर मुझे लगाना था अपना एड एजेंसी मेरे लिए एडवर्टीजमेंट करना चाहती, मुझसे इसका अलग या एडवर्टीजमेंट की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा विदाउट एनी डाउट। अब सारा हेडेक इनका है एड एजेंसी का। तो एड एजेंसी के साथ मेरा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, तो उन्होंने कहा कि चलो ये ज़मीन हम खरीद लेते हैं। तो वहाँ से उन्होंने वो ज़मीन का टुकड़ा, वो दीवार का साइड उन्होंने खरीद ली है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा? तो सर निकालने के लिए चूंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड है, तो 12(3) के मुताबिक लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये अपना निकाल दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरा एड एजेंसी, या ऐसा भी हो सकता है एड एजेंसी उसको बोलती कि ले भाई हमारी बात सुन, देख जमीन तेरी है, अपने पास में रख, ऐसी की तैसी में जा, ये बैनर है, ये होर्डिंग है, ये ऐसे करके है, और लगा अपनी छत पर, ये रहा होर्डिंग, बैनर जो भी है सब लगा तू, और लगा के दिखा, रोज नाचा कर यहाँ पर, आई एम ए डिस्को डांसर, वहां नाचा कर तू, मेरा रोज ऐड लगा, चीख के चिल्ला, सीए राजकुमार क्लासेस पेश करते हैं, मतलब आई मीन टू से कि प्रॉपर्टी तेरी है, बस तू ये ऐड कर, तू हमारा यहां पर आकर, क्योंकि मैंने सामने वाली कंपनी से टाई अप कर रखा है, तू मेरा ऐड कर। तो इसे यहां पर आकर प्योरली एडवर्टीजमेंट की सर्विस का नाम दिया जाएगा कि दैट पर्सन प्रोवाइडिंग एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, और इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यहां 12(2) जो रेज्यूडरी क्लॉज है उसके मुताबिक निकाल दिया जाएगा। यह है आपका सर्कुलर का पहला हिस्सा, ठीक। उसके बाद में सर्कुलर का एक और हिस्सा है, 2 पार्ट का सर्कुलर है। इसके अंदर एक और चीज आई है, आपने नाम सुना है कभी डेटा सेंटर का? अगर नहीं सुना है तो कृपया करके एक बार आप चेक करें कि व्हाट इज डेटा सेंटर। तो आपको दिखाई देगा अडानी का क्या नाम है, कनेक्स नाम है शायद, अडानी कनेक्स करके नाम है, और ये चेन्नई के अंदर इनका एक डेटा सेंटर है। सब जानते हैं डेटा सेंटर क्या होता है भाई, जहां पर आपके डेटा को स्टोर किया जाएगा एंड लॉट्स ऑफ हर तरह से सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा आपका। तो अडानी हर काम में नंबर 1 रहता है आगे, तभी तो नंबर 1 पे आ गया ये, ठीक है जी। तो यहां से मैं चाहता हूं कि भाई अडानी कनेक्ट्स, आप मेरे डेटा को अपने पास में रख के चलिए, सबसे बड़ी चीज डेटा ही होती है, आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड यहां पर कर रही है।
तो ये मुझे डेटा सिक्योरिटी की सर्विस अपनी देकर चल रहे हैं। तो ऐसे वाले केस के अंदर यहां पर इनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रेज्यूडरी क्लॉज अंडर सेक्शन 12(2) के मुताबिक निकाला जाएगा, बिकॉज उसमें कोई अलग से स्पेसिफिक क्लॉज काम नहीं करती है। दूसरा, अगर ये मुझे सिर्फ स्पेस दे रहे हैं कि भैया मैं अपने बंदे बंदे बिठा लूंगा, तुम्हारी बड़ी आलीशान सी बिल्डिंग है, देखना जरा बड़ी आलीशान सी तुम्हारी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं अपने बंदे बंदे बैठा लूंगा, तुम मुझे बस स्पेस दे दो अपने यहां पर और एक बेसिक इंफ्रा दे दो, बस एक आध कुर्सी चेयर में दे देना, बेसिक इंफ्रा दे दो और स्पेस दे दो, बाकी सब काम मैं खुद ही ऑटोमेटिक हैंडल कर लूंगा, अपने हमें थोड़ा स्पेस दे दीजिए। अगर स्पेस देने की बात करी जाती है तो फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस से कनेक्ट हो जाती है और 12(3) इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वैसे करके यहां पर बात कर दी जाती है। तो इस तरीके से यहां तक की बात मालिक खत्म हो जाती है और आपका ये सुंदर और सुहाना सा जो चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ईमानदारी से जेन्युइन फीडबैक दीजिए मुझे, क्या ऐसे करके वास्तव में हमारा रिवीजन अच्छा नहीं होता क्या? बिना देखे हम रिकॉल कर रहे हैं चीजों को, जो नहीं आ रही है दैट इज माई वीकनेस, उसे निकालो, बाकी सब इतने ये आपको फील कराएगा कॉन्फिडेंट कि यस मैं अभी कर सकता हूं तो बाद में भी कर सकता हूं, ये आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा मालिक। मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसे ही रिवीजन किया है, एक तो तेज गति से होता है, वह गोले गोले मारते रहते कि ये बिलीव मी वो सिर्फ एक धोखा है, एक छलावा है और कुछ भी नहीं है वो चीज। ठीक है जी, तो हाँ जी ठीक है मालिक।